दोस्तों, आपका स्वागत है अनबाउंड इंडिया में। अगर आपको भारत का सही इतिहास जानने की ललक है, अपने बीते इतिहास के प्रति सम्मान का भाव है, तब आप सही जगह हैं। इस स्टोरी में अनबाउंड इंडिया आपको तिब्बत और दलाई लामा की वो बातें बताएगा जो कि आमतौर पर रहस्य की चादर ओढ़े रहती हैं। तो देखिए उस घटना को जो अब तिब्बतियों और बौद्धों के लिए पावन तीर्थ बन गई है। स्टोरी के साथ बने रहिए, साथ ही अनबाउंड इंडिया को सब्सक्राइब करें, चैनल को मॉनेटरी सपोर्ट भी करें। You are watching Unbound India. 1959 के तिब्बती विद्रोह के दौरान जब ल्हासा में स्थिति गंभीर हो गई और चाइनीज फोर्सेस ने ल्हासा शहर पर नियंत्रण कर लिया, तब हिज हॉलीनेस को यह एहसास हो गया था कि अब उनके पास भारत जाने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचा है। उनका यह निर्णय तिब्बत की स्वतंत्रता और उनकी अपनी सुरक्षा दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण था। तिब्बती सांस्कृतिक और धार्मिक यात्रा के 14वें लामा की 1959 की यह यात्रा न केवल उनके जीवन का बल्कि तिब्बती इतिहास का भी एक निर्णायक मोड़ था। यह महज एक भौगोलिक पलायन भर नहीं था, बल्कि तिब्बती स्वतंत्रता संग्राम और बौद्ध धर्म की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण घटना थी। 31 मार्च 1959 को जब हिज हॉलीनेस तिब्बत से भारत की सीमा में दाखिल हुए, तो उनका स्वागत जेमिथांग के खैनजेमनी में किया गया था। अब यह स्थान एक ऐतिहासिक स्थल बन गया है, क्योंकि यहीं से उनकी भारत में आधिकारिक शरणार्थी यात्रा की शुरुआत हुई थी। गोरजम में, जहां उन्होंने अपनी यात्रा के दूसरे दिन विश्राम किया था, हिज हॉलीनेस दलाई लामा ने 1 अप्रैल 1959 को एक ऐतिहासिक कदम उठाया। 13वीं सदी में बने गोरजम स्तूप का औपचारिक पवित्रीकरण किया गया था। आज यह स्तूप बौद्धों के लिए पवित्र और महत्वपूर्ण स्थान बन गया है। बॉमडिला में 5 दिनों तक रुकने के बाद 17 अप्रैल 1959 को हिज हॉलीनेस खेलोंग पहुंचे। यह उनका नेफा में अंतिम पड़ाव था। इसी दिन यानी 17 अप्रैल 1959 को दलाई लामा ने एक खास पेड़ की टहनी को प्रतीक के रूप में जमीन में गाड़ा था, और अब देखिए वही टहनी एक विशाल पवित्र वृक्ष बन गया है। इस घटना को कवर करने के लिए दुनिया भर के मीडिया कर्मी खेलोंग में एकत्रित हुए थे। उस दिन हुई इस घटना को तब प्रेस ने स्टोरी ऑफ द सेंचुरी कहा था। अभी स्क्रीन पर आप जो पेड़ देख रहे हैं, ये वही टहनी थी जिसे दलाई लामा ने रोपा था, जो अब पूरा पेड़ बन गया है। जरा सोचिए, ये ही क्यों टहनी गाड़ी थी जमीन में दलाई लामा ने? तो चलिए अनबाउंड इंडिया बताता है। इसे बॉन्सम कहते हैं। इसका बॉटनिकल नाम फीबे गोल्परेंसिस है। ये पेड़ अधिकतम 36 मीटर तक ऊंचा हो सकता है। आमतौर पर यह पेड़ ईस्टर्न हिमालयाज के फुटहिल्स में पाया जाता है। इसके अलावा 1250 मीटर्स तक के एल्टीट्यूड तक भी सरवाइव कर सकता है। भारत सरकार ने इसे क्लास A1 टिम्बर के रूप में क्लासिफाई किया हुआ है। साथ ही इसे आसाम टीक के रूप में भी जाना जाता है। अब तक आप समझ गए होंगे कि दलाई लामा ने 18 अप्रैल 1959 को खेलोंग में ही इसे क्यों रोपा था। अब देखिए, 65 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद 18 जनवरी 2025 में ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल के एक अविस्मरणीय रंगारंग कार्यक्रम में अरुणाचल सरकार में फॉरेस्ट और एनवायरनमेंट मिनिस्टर माननीय वांग्की लोवांग के द्वारा इस क्षेत्र को हिज हॉलीनेस दलाई लामा बायोडायवर्सिटी पार्क घोषित किया है। और देखिए, तमाम मीडिया कर्मियों के साथ अनबाउंड इंडिया भी इसे कवर करने के लिए मौजूद था। ये कार्यक्रम भी ऐतिहासिक हो गया है। कि वी विल स्टार्ट फ्रॉम दिस प्लेस कि यहाँ जो प्लान हिज हॉलीनेस ने लगाया,
इस जगह को आज हम लोग ने एक हेरिटेज पार्क, बायोडाइवर्सिटी पार्क का रूप में इसको आगे बहुत जल्दी हम लोग शुरू करेंगे। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भी हम लोग जो भी कर सकता है तो ऐसा हो के द शेप द फ्यूचर ऑफ दिस park, Eagle Nest Bird Sanctuary will have a very positive look. I'm confident. स्थानीय लोगों के लिए इस पेड़ के नीचे बैठकर पूरे सम्मान के साथ अपनी परंपराओं को जीवित रखने का अवसर भी मिल रहा है। एक अलग ही शांति का अनुभव होता है। तो 1959 की दलाई लामा की यात्रा का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक प्रभाव ये रहा कि तिब्बती समुदाय को एक नया नेतृत्व और आश्रय मिला। भारत तिब्बत संबंध और भी प्रगाढ़ हुए। साथ ही तिब्बती शरणार्थी समस्या को वैश्विक स्तर पर उजागर किया। बौद्ध धर्म को नए सिरे से फलने फूलने और प्रचारित करने का अवसर भी मिला। उम्मीद है आपको ये स्टोरी जरूर पसंद आई होगी। कृपया दलाई लामा के सम्मान में इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे ऐसी किसी और एक्सक्लूसिव स्टोरी में फिर से आपसे मुलाकात होगी और देखेंगे भारत मेरी नज़र से।